15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और शुरू हुआ लोकतंत्र का एक दौर जिसने तानाशाही को ख़त्म कर दिया। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज तक के सर्वशक्तिशाली और बिगेस्ट पॉलिटिकल पावर वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने काफ़ी समय तक देश की बागडोर संभाली, पर प्रकृति का एक अडिग नियम है, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। नेहरू जी की मृत्यु हो गई और पीछे छोड़ गई एक सवाल, नेहरू के बाद कौन? हु आफ्टर नेहरू? नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस के एक प्रभावी नेता गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यह आवश्यक था क्योंकि एक सरकार बिना प्रमुख के नहीं चल सकती। एक सरकार का बिना प्रमुख के कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन यह बस कुछ समय तक ही संभव था। नेहरू का उत्तराधिकारी तो ढूंढना ही था और इसकी जिम्मेदारी थी कांग्रेस के तात्कालिक पार्टी अध्यक्ष के कामराजन पर। वक्त कामराजन एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, क्योंकि एक साल पहले कामराजन ने पार्टी के हित में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़कर पार्टी में काम करने की योजना को ही कामराजन प्लान के नाम से जाना जाता है। 27 मई 1964 को कामराजन के सामने कांग्रेस पार्टी से एक ऐसे व्यक्ति को चुनने की चुनौती थी जो असली मायनों में नेहरू का उत्तराधिकारी हो बन सके। कामराजन सवालों के घेरे में थे, पर वो नेहरू की अंत्येष्टि से पहले कुछ बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन उस वक्त मोरारजी देसाई के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनका मानना था कि वे बिना किसी विरोध के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं दूसरा नाम चल रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि वे सर्वसहमति के पक्ष में हैं, पर फिर भी अगर मोरारजी भाई चाहें तो चुनाव हो जाए, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद सभी नेताओं की राय और बहुमत से शास्त्री जी अगले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। ये पहली बार असली लोकतंत्र की विजय थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बेहद ही साधारण परिवार से इतने आगे आए थे। उन्होंने इतनी करीबी देखी थी कि एक बार उनके घर में पैसे की कमी होने की वजह से वे अपने बेटी को दवाई नहीं दिला सके थे और उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो भी एक छोटी गाड़ी लेने के लिए भी उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा। शास्त्री जी को 2 जून 1964 को औपचारिक रूप से कांग्रेस संसदीय दल ने अपना नेता और देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। लेकिन कामराज ने अपना मन साफ करते हुए यह भी ऐलान कर दिया कि अब उसे लेकिन कामराजन ने अपना मन साफ करते हुए यह भी ऐलान कर दिया कि अब से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद से ऊपर होगी। यानी शास्त्री जी अब स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें कमेटी की राय लेना आवश्यक थी। जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पत्रकारों ने बहुत ही अभद्र और गैर जिम्मेदाराना सवाल पूछे, तो शास्त्री जी ने इससे आहत होकर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ही बंद कर दी। मंत्रिमंडल के सदस्यों का रुख भी शास्त्री जी को नीचा दिखाने वाला था और फिर एक नया चैप्टर चालू होता है, 3 मूर्ति भवन। 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री जी का सरकारी निवास था, जिसे नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात नेहरू मेमोरियल में बदलने की मांग उठ रही थी। और फिर शास्त्री जी के पास इंदिरा गांधी से एक चिट्ठी आती है और वे लिखती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 3 मूर्ति भवन को आप मेरे पिताजी पंडित नेहरू का स्मारक बनाना चाहते हैं या खुद वहाँ रहना चाहते हैं।
इस बात पर अगर आप जल्दी फैसला लें तो बेहतर होगा। वैसे मैं ये हमेशा मानती रही हूँ कि 3 मूर्ति भवन रिहाइश के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन पंडित नेहरू की बात दूसरी थी। उनसे मिलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और अब मुलाकात करने वालों की तादाद उतने नहीं है। आपकी इंदिरा गांधी की ये बात शास्त्री जी को बहुत चुभी। नेहरू से मिलने बहुत लोग आते थे। इंदिरा गांधी शास्त्री जी की कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी। इस चिट्ठी से कुछ दिन बाद नेहरू जी की छोटी बहन कृष्णा हती सिंह का खत शास्त्री जी के पास पहुंचा, जिसमें उन्होंने लिखा, 3 मूर्ति भवन को स्मारक न बनाने के फैसले से इंदिरा को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो कभी कभी बेहोश भी हो जाती है। 3 मूर्ति भवन को स्मारक में न बदलने का फैसला अत्याचार है। इसके बाद शास्त्री जी ने उस खत को फाड़ दिया और कहा, मैं फिर कभी इस भवन की तरफ नहीं देखूंगा। शास्त्री जी संभल पाते इससे पहले ही संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ, पर साल 1964-65 में देश में अनाज की कमी को देखा गया और फिर चौतरफा विरोधियों की आलोचनाएं शास्त्री जी को परेशान कर रही थी। हालातों में शास्त्री जी ने एक बड़ा नारा लोगों को दिया, हफ्ते में 1 दिन का उपवास। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं, और कहा कि आज शाम का खाना मत बनाना। तब उनकी बीवी ने खाना नहीं बनाया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, तभी उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में 1 दिन व्रत करें। शास्त्री जी ने एक अच्छे और गुणवान लीडर होने का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री आवास के लोन में ही खेती करने का निश्चय किया। यह दौर मुश्किलों भरा था और भविष्य तो और भी डरावना। चीन से हार को भी 3 साल भी नहीं हुए थे। भारतीय सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था कि 1965 के मई और जून में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में हमला कर दिया और पाकिस्तान ने भारत के कंजरकोट में कब्जा कर लिया। 1965 के जून में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को पाकिस्तान से समझौता करना पड़ा। इसके तहत भारत को 75 स्क्वायर मील ज़मीन पाकिस्तान को देनी पड़ी, जिससे शास्त्री जी को तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। शास्त्री जी लड़ाई को टालना चाहते थे, पर 5 अगस्त आते आते शास्त्री जी को यह समझ आ गया था कि लड़ाई को रोकना मुश्किल है। उस दिन ललिता शास्त्री जी ने घर में पूजा रखी थी और पीएमओ के कुछ अधिकारी भी दरी पर बैठकर खाना खा रहे थे। शास्त्री जी ने उनसे कहा कि आयुब खान की नीयत पर मुझे जरा भी शक नहीं है, वो ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। पाकिस्तानी सेना ये सोच रही थी कि भारतीय सेना चीन से हार चुकी है, उनके हौसले अभी पस्त हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी फैसला लेने से हिचक रहे हैं। तो बरहास कश्मीर पर कब्जा करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने कश्मीर के छब्बे में भारतीय सेना पर हमला कर दिया। छब्ब कश्मीर और भारत के कनेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका था। भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को रोकने में नाकाम हो रही थी, लिहाजा भी बड़े फैसले की जरूरत थी। थल सेना अध्यक्ष जनरल JN चौधरी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जुन सिंह साउथ ब्लॉक के एक कमरे में दाखिल हुए, जहां रक्षा मंत्री YB चौहान थे। दोनों अधिकारियों ने छब्ब के हालात बताते हुए कहा कि अभी वायुसेना से बमबारी कराना ही कश्मीर को बचाने का एकमात्र विकल्प है।
यह युद्ध को आगे बढ़ाने वाला फैसला था, परंतु रक्षा मंत्री चौहान ने यह फैसला ले लिया। एयरफोर्स के इस्तेमाल से भारतीय सेना के पांव उखड़ने से बच गए, लेकिन थोड़े समय के लिए ही। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत छब्ब में झोंक रखी थी। आधी रात को सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और उनकी मुलाकात भी हुई, और शास्त्री जी ने सेना अध्यक्ष को पंजाब की तरफ से लाहौर में घुसने की इजाज़त दे दी। शास्त्री जी ने युद्ध को आगे बढ़ाते हुए सेना को गुजरात और राजस्थान दोनों जगह फ्रंट खोलने के आदेश दिए थे, ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। इस क्षण से पहले शास्त्री जी को देश और विदेश में एक असमर्थ प्रधानमंत्री माना जाता था, लेकिन उनके एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि वो एक काबिल आदमी। 7 से 20 सितंबर के बीच सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ, जहां दोनों देशों के करीब 400 टैंक आग उगल रहे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 37 टैंकों को नष्ट कर दिया, 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, पंजाब बॉर्डर से लाहौर तक पहुंच गई थी। सियालकोट पर भारत कभी भी कब्जा कर सकता था। आखिर में यूनाइटेड नेशन की दखल से 22 सितंबर को युद्ध विराम लगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 22 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने पाकिस्तानी रेडियो पर सीज फायर की जानकारी दी, और शास्त्री जी ने भी युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया। सितंबर महीने में युद्ध विराम हुआ था, खत्म नहीं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। इसे देखते हुए सोवियत रूस ने मध्यस्थता की। सोवियत रूस ने ताशकंद में शांति वार्ता के लिए भारत पाक बैठक बुलाई, जिसकी तारीख 4 जनवरी 1966 तय की गई। 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ताशकंद में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में शास्त्री जी और आयूब खान के बीच कई दौर की वार्ता हुई। इन दोनों के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी, जिसकी वजह से ये फैसला आखिर तक लटका रहा। 10 जनवरी 1966 को दोनों देश समझौते के करीब पहुंचे, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर दखलंदाजी नहीं कर सकते थे और एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग भी नहीं करेंगे। दोनों देश 5 अगस्त 1965 से पहले की सीमा पर लौट जाएंगे, यानी पाकिस्तान के इलाके पर मिली बढ़त अब ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। प्रधानमंत्री शास्त्री जी और आयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के बाद ताशकंद में एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में शामिल होने के बाद शास्त्री जी सोने चले गए। के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और बोले, हाँ मनु, हाँ यहाँ सब ठीक ही है। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक ठाक हो गया यहाँ, ख्याल रखना अपना। शास्त्री जी के बेटे बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि आज के अखबार काबुल भिजवा दो। सुबह वे वहाँ उतरते ही देखेंगे कि इस फैसले से देश में क्या माहौल है। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को आकाशवाणी पर एक खबर आती है कि शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनके मरने की असली वजह आज भी रहस्य है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो ये दर्शाते हैं कि शास्त्री जी का प्लान मर्डर था। खैर, इस विषय पर हमारी द टू विशो की टीम ने पूरी रिसर्च की है कि शास्त्री जी की मौत के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति का एक ऐसा किरदार जिसने सब कुछ बदल दिया, जो किसान नेता रहा। इतनी परेशानियों के बाद भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी को द टू विशो
नमन करता है।